भूले। महादेव मंगल नाम के गांव में चंद्रकांत नाम का एक भूस्वामी था। भोले भाले गांव वालों पर धौंस जमा कर डरा कर उनकी जमीन ले लेता था। मालिक, राजन आया है, आपसे मिलना चाहता है। मिलना क्यों है? उसे जो पैसे भरने हैं भरकर जाने बोलो। मुझसे क्या बात करनी है? मैंने भी यही कहा मालिक, पर वो साथ में किराए के पैसे नहीं लेके आया है मालिक। आज कुछ कम पैसे लेकर आया है वो। मैंने कितनी बार कहा है कि ये सब नहीं चलेगा। ऐसा किया तो उसे गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। उसे बुलाओ। मैंने सुना तू पैसे कम लेकर आया है। जानता नहीं ये सब नहीं चलेगा। मालिक, इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई है, लाभ भी नहीं हुआ है मुझे। इस बार 1000 रुपए नहीं दे पाऊंगा, 700 ही लाभ पाया हूँ। मालिक, दया करके ये पैसे रख लीजिए। देखो, मैं नहीं जानता कि तू कैसे करेगा। मुझे पट्टे का पूरा किराया देना ही होगा तुझे। पिछली बार भी तूने 200 रुपए कम दिए थे मुझे। मैंने कहा था तू ऐसा करेगा तो तुझे पट्टे पर जमीन नहीं मिलेगी। ऐसा मत कहिए। अगर ये माध्यम भी नहीं रहेगा तो मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? थोड़ी दया रखिए मालिक मुझ पर। ठीक है, इस बार छोड़ देता हूँ। उन 300 रुपए पर हर महीने 15 रुपए ब्याज भरना होगा तुम्हें। अगले बरस तूने भरपाई कर दी तो तुझे पट्टे की जमीन मिलेगी, वरना तुझे गांव छोड़कर जाना होगा। समझ गया? अब चला जा। मालिक, राजन इस बार बहुत कठिन परिस्थिति में है। अभी उसकी बीमार पत्नी के इलाज के लिए उसे शहर के अस्पताल में खर्च करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसके बारे में कुछ सोचिए ना। यूँ सब पर अगर दया दिखाता रहूंगा तो मुझे कोई भाव नहीं देगा। वैसे भी मैं बिना कुछ किए कमा भी पा रहा हूँ। सबकी अपनी परेशानियाँ होती है, कष्ट तो सभी के होते हैं। आज इसे छोड़ दिया तो गांव के बाकी लोग भी मुझे पैसे काट कर देंगे। अब उनकी तरफदारी करना छोड़ दो तुम और अपने काम पर लग जाओ। जाओ। इस तरह चंद्रकांत उसके गांव के गरीब किसानों को सताता और उनका अपमान भी करता था। उसकी दुष्टता से परेशान गांव वालों ने एक दिन गांव में बैठक बुलाई। मेरे हाथ में एक फूटी कोड़ी तक नहीं है, सब उस चंद्रकांत ने हड़प लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पूरे साल अपनी पत्नी और बच्चों को कैसे पालूंगा। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, गांव के कई किसानों के साथ उसने यही किया है। चालाकी से हमारी जमीन हड़प ली, हमारे नाम कुछ भी नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें उसके इशारों पे चलना पड़ रहा है। इस तरह से तो हम भूखे रह जाएंगे। क्या हम इससे बच नहीं सकते? हमें इसका कोई न कोई तो इलाज निकालना होगा। हमारा जीवन उसी पर निर्भर है भाई। उसकी कृपा रही तो हम गांव में रह पाएंगे, वरना हमारा घर भी कर्ज के भुगतान के रूप में अपने नाम कर वो हमें गांव से निकाल फेंक देगा। हम सब चुपचाप उसका कहा मानते जाते हैं, इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई है। लेकिन आज के बाद ये नहीं होगा। हमें किसी भी हाल में उससे अपनी जमीन वापस लेनी होगी। और चंद्रकांत बड़ा ही दुष्ट आदमी है। उसका विरोध करके क्या हम इस गांव में रह पाएंगे? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम सब एकजुट रहेंगे तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अन्याय पूर्वक जो जमीन हड़प लिया उसने, हम उससे वापस मांगेंगे। मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। डर कर रहेंगे तो भूखे मरेंगे, डट कर सामना करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कल ही उसके पास चल के हमारी जमीन चुपचाप हमें वापस करने के लिए कहेंगे। मैं तुम सबकी ओर से बात करूंगा। निडर होकर तुम सब कल मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहना। मैं उसका सम्मान करने के लिए तैयार हूँ, पर डर कर रहेंगे तो पक्का भूख मर जाएंगे हम लोग। आप लोग डर क्यों रहे हैं? वो जमीन हमारी खुद की है और हम वो जमीन वापस लेकर रहेंगे, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। मैं नहीं रुकने वाला। इस तरह नरेश की नायकी पर सभी गांव वाले उसके घर गए और अपनी जमीन लौटाने की मांग की। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे विरुद्ध भड़काकर इन सबको तू यहाँ लेकर आया है। अन्याय से हमारी जमीन हमसे छीन ली, और तो और सूखा पड़ेगा या बाढ़ आ जाए पट्टे के पैसे वसूल करते हो, नहीं तो ब्याज बढ़ा देते हो हमारा। इस तरह से तो हम सब गांव वाले भूखे मर जाएंगे। हाँ, अब से तुम्हारी मनमानी नहीं चलने वाली। हमारी जमीन हमें वापस कर दो, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। समझे तुम? देख लिया ना सबका आक्रोश। मेरे एक इशारे पे ये सब तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। अभी भी वक्त है, हमें हमारी जमीन वापस कर दो। मालिक, ये सब तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। इनसे उलझना आपके लिए सही नहीं है। आप एक काम करिए, इस समय इन लोगों से कुछ कह के इन्हें यहाँ से भेज दीजिए, वरना इसने जो कहा है वो ही हमें करके भी दिखा सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ। हम इसका कोई हल ढूंढ लेंगे। मुझे 2 दिन का समय दो, मैं सोच कर बताता हूँ। ठीक है, तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं हम। हमारी जमीन हमें वापस नहीं मिली तो कह तो रहा हूँ कि 2 दिन का समय दो, इसका हल ढूंढूंगा। अभी तुम सब अपने काम पर जाओ, चलो। इस तरह सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अगले दिन नरेश के घर पुलिस आती है। नरेश, चंद्रकांत जी ने शिकायत दर्ज की है कि तुमने उनके घर से सोना और पैसे चोरी किए हैं। तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। देखिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं जानता हूँ चंद्रकांत ने जानबूझ के मुझ पर आरोप लगाया। पहले तुम्हारे घर की तलाशी होगी, उसके बाद सारी बातें। कांस्टेबल्स, जाकर अच्छे से तलाशी लो। साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हम गांव वालों ने हमारी जमीन वापस करने की मांग की, इसीलिए वो दुष्ट ये चाल चल रहा है। हम इस विषय में बात करेंगे। क्या हुआ, कुछ मिला?
सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ गहने और कुछ पैसे मिले हैं। ये वैसे ही है जैसे चंद्रकांत जी ने हमें बताया था। अब तुम्हारा क्या कहना है नरेश, हमारे पास ये सोना और पैसे आए कहाँ से? साहब मुझे नहीं पता कि ये मेरे घर में कहाँ से आ गए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये उस चंद्रकांत की ही कोई चाल है। वो झूठे आरोप में फंसाना चाहता है। चोरी पकड़े जाने पर सभी यही बात कहते हैं। अब चलो, बाकी की सफाई जाकर पुलिस स्टेशन में देना। मेरी बात मानिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप मुझे छोड़ दीजिए। इस तरह बड़ी चालाकी से चंद्रकांत ने नरेश के घर में थैला रखवाया और उस पर चोरी का आरोप लगाकर कारागार में बंद करवा दिया। तूने देखा, मैंने उससे पहले ही कहा था कि वो चंद्रकांत बहुत ही दुष्ट है। उसने नरेश को चोरी के आरोप में बुरी तरह फंसाकर हम सबके मन में अपनी जमीन न मांगने का डर बिठा दिया। अब हमें उससे कोई भी नहीं बचा सकता है। सुना है नरेश को बाहर आने में कम से कम 1 बरस लग जाएगा। नरेश के लौटने पर भी हम चंद्रकांत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, पर नरेश के बेटे शिव को इस विषय में कुछ नहीं पता है। दूर कहीं पढ़ाई पूरी करने गया है। हमने उसे खत लिखा है, वो जल्द ही आने वाला है। इस बात की खबर शिव को मिलते ही वो 2 दिन बाद गांव आया। ऐसा अनर्थ हो गया है, और कब तक हमें ऐसी गुलामी में रहना पड़ेगा बताओ? चंद्रकांत के आतंक को खत्म करना होगा। इसके लिए हम सबको एक साथ होना होगा। नहीं शिव बेटा, ऐसे जोश में आने के कारण तुम्हारे पिताजी को ये सजा मिली है। तुमने भी ऐसा ही कुछ किया तो चालाकी से तुम्हें भी आरोप में फंसाकर गांव से निकाल फेंक देंगे वो लोग। आखिर हुआ क्या? हमारे घर में गहने आए कैसे? पिताजी को बिना पता चले किसने घर में गहने रखे? इससे पूछोगे तो कैसे पता चलेगा? मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। चाचा, आप चंद्रकांत को पता चला कि आपने मदद की है तो आपकी नौकरी जाएगी। जाए तो जाए, ऐसे क्रूर के साथ काम करने से अच्छा ये है कि मैं निकम्मा ही ठीक हूँ। अब सुनो, हुआ कुछ यूँ था कि सभी गांव वाले चंद्रकांत के यहाँ अपनी जमीन मांगने आए थे। उसके बाद सुनो सोमू, इस थैली को तुझे आज रात नरेश के घर में रख कर आना होगा और उसके बाद जो कुछ भी करना है मैं देख लूंगा। मालिक, सोमू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर उसने मुझे देख लिया तो गांव वालों को इकट्ठा कर मुझे मार देगा। तुझे मैंने इसलिए बुलाया है कि तू इसे चतुराई से कर लेगा। अगर तू ही ऐसा कहेगा तो कैसे चलेगा? चल, तुझे मैं और 50 बढ़ाकर दे दूंगा। अगर नरेश ने तुझे देख लिया तो डंडे से उसके सर पर वार कर देना। ठीक है मालिक, मैं काम पूरा करने के बाद पैसे ले लूंगा। इस तरह पड़ोस के गांव में सोमू के हाथों से तुम्हारे घर में थैली रखवाकर अगले दिन थाने में शिकायत दर्ज करवा दी थी, और इस तरह तुम्हारे पिताजी जेल गए। इतनी घिनौनी चाल चली है, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा चाचा जी, अगर आपने थोड़ी सी मदद कर दी तो मैं उस दरिंदे को सबक सिखाऊंगा, क्या कहते हैं? हाँ जरूर करूंगा बेटा, पर हम सबको बहुत सतर्क रहना होगा। उस पर सीधे आरोप लगाएंगे तो वो हमें फंसा देगा। चालाकी से उसे हमारे जाल में फंसाना पड़ेगा। आप एक काम करो, आप किसी काम के बहाने चंद्रकांत को 2 दिन के लिए गाँव से बाहर लेके चले जाओ, और इसके बाद बाकी काम मैं संभाल लूंगा। योजना तो अच्छी है, लेकिन अब आप कुछ भी मत बोलिए। बस चंद्रकांत को गांव से बाहर ले जाइए। आज से ठीक 2 दिन के बाद रात के समय जब हमने तय किया था तब आ जाना, ठीक है ना? ठीक है, संभल कर जाना, बस मेरा नाम बाहर ना आ पाए। मुझे नौकरी खोने का डर नहीं है, लेकिन इस तरह शिव के कहे अनुसार अगली सुबह मालिक, छोटे मालिक शहर में पढ़ाई करते हैं ना, मालकिन भी वहीं रहती है। लंबे समय से आपका उनसे मिलना भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हम 2 दिन उनसे मिलकर आ जाते हैं? तुम सही कह रहे हो, पर 2 माह बाद त्योहार है ना, वो खुद यहाँ आने वाले हैं, इसलिए जाने का कोई फायदा नहीं। ऊपर से सफर की थकान बहुत बुरी होती है। सब कुछ बेकार है, रहने दो। केवल उनसे मिलना ही कारण नहीं होगा मालिक। सुना है शहर के रईस नामी किसान अपना खेत बिक्री पर रख रहे हैं, और वो भी बहुत कम दाम में। अगर वो जमीन हमारे नाम हो जाए तो उससे हमें भविष्य में बहुत लाभ होगा। हमने देर की तो कहीं कोई और ना खरीदे उसे मालिक। एक बार सोच के देखिए। अरे एक बार जाकर आ जाते हैं, क्या हो जाएगा? अच्छा, तो कल ही चलते हैं शहर। तुम जाकर सुनील की मिठाई की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आ जाना। मेरे बेटे को वहाँ की मिठाइयाँ बहुत ज्यादा पसंद है। वो सब मैं देख लूंगा, आप बस जाने की तैयारी कर लो। इस तरह चंद्रकांत मुंशी के साथ शहर में अपने बेटे और पत्नी से मिलने जाता है। दूसरी ओर गांव में राजन के साथ शिव चंद्रकांत के घर आता है। राजन काका, यही सही जगह है, यही खुदाई करते हैं हम। हाँ हाँ, यही सही जगह है। चंद्रकांत इसी ओर से घर आता है। राजन काका जल्दी करो, बहुत खुदाई बाकी है। 2 इंसान आ जाए इतना। हमें अपने साथ किसी और 2 लोगों की मदद लेनी चाहिए, अच्छा होता ये। देखिए, हमारे अलावा किसी और को पता चला तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारा काम चौपट कर दे। हमारी योजना बेकार जा सकती है। बस थोड़ी और खुदाई कर लेंगे तो हो जाएगा। कुछ देर खुदाई करने के बाद राजन काका, बस अभी के लिए इतनी खुदाई काफी है। चलिए थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। अभी और भी बहुत काम करना बाकी है। चलिए बाहर निकलते हैं।
जैसा हमने सोचा वैसा ही होगा ना? देखिए, अब सब कुछ मुंशी चाचा के हाथ में है। वो हमारी मदद करने का वचन देकर ही चंद्रकांत को शहर से बाहर ले गए हैं। अगर इस बार चंद्रकांत इससे बच गया तो फिर उसे झांसे में डालना बहुत कठिन होगा। अब ये सब ऊपर वाले पर निर्भर है। गांव की भलाई के लिए ही हम ये कर रहे हैं। कुछ देर खुदाई के बाद अपने बनाए गड्ढे के ऊपर घास बिछाकर उसे छुपा देते हैं। उसकी अगली सुबह चंद्रकांत मुंशी के साथ गांव आते हैं। तुमने कहा भूस्वामी जमीन बेच रहा है। तुम्हें किसने गलत खबर दी? तुम्हारे कारण 2 दिन सफर करके थक चुका हूँ। क्या पता कौन था, वो मुझे खबर मिली तो मैंने सच आपको बता दिया। चलो जो भी हो, जमीन नहीं मिली तो क्या हुआ, आप अपने बेटे और मालकिन से तो मिलाए। कितने वक्त से आप उनसे मिले ही नहीं थे। वो भी सही है, वो दोनों बहुत खुश हो गए थे, पर मुझे जमीन न मिलने का बहुत खेद है। ठीक है मालिक, मुझे थोड़ा घर पे काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। आप जाइए, ठीक है। चंद्रकांत रास्ते में चलते हुए, ओह, बहुत थक चुका हूँ। घर जाकर नहाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। भूख भी लगी है। बचाओ! यहाँ इतना गहरा गड्ढा कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह, ये यहाँ पर आया तो आया कैसे है? मुझे तो कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। कोई है? कोई मुझे बचाओ! कोई सुन पा रहा है मुझे? कुछ देर में गांव वाले उस गड्ढे के पास इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर चंद्रकांत, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकालो मुझे यहाँ से। क्या कहा? बाहर निकाले? पर इसमें हमारा क्या लाभ होगा बताओ? कैसी बातें कर रहे हो? कोई बेसहारा इंसान मुसीबत में है, उस पर दया करने के बजाय तुम लोग अपना लाभ सोच रहे हो। तुम्हारी जगह कोई बेसहारा इंसान होता तो जरूर मदद करते, पर गड्ढे में गिरा कोई इंसान नहीं, वो स्वामी चंद्रकांत है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तुम सबको क्या हुआ है? और मेरे घर के पास इतना गहरा गड्ढा आया कैसे? मैं यहाँ से न जाने कितनी बार चला हूँ, लेकिन मुझे ये कभी दिखाई नहीं दिया। अचानक से ये गड्ढा कैसे आया? मुझे लगता है जरूर तुम सब ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची है। हम भला आपके खिलाफ साजिश कैसे रचेंगे मालिक? हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इतनी इज्जत करते हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालने के बजाय तुम लोग बातें क्या करे जा रहे हो? मुझे बाहर निकालो, चाहो तो बदले में 10 रुपए दूंगा तुम्हें। बाप रे, 10 रुपए देंगे ये हमें? जाइए, कोई इनकी मदद करिए, 10 रुपए कमा लीजिए, जाइए जल्दी। अरे 10 रुपए छोड़ो, मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आप 1000 रुपए भी दोगे तब भी कोई गांव वाला आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए नहीं आएगा। अभी हम चलते हैं। अरे ऐसा मत करो, तुम नहीं तो ना ही सही कोई मेरे मुंशी को यहाँ बुला दो, वो मुझे बाहर जरूर निकालेगा। मुंशी जी आप आ गए, मुझे बाहर निकालो। मालिक, मैं तो बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन ये सब मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। अगर मैंने आपकी मदद की तो मैं भी आपकी जगह आ जाऊंगा। अब आप ये बताइए, ऐसी हालत में मैं क्या करूँ? ये सब क्या है? लगता है सबने मिलकर मुझे इस गड्ढे में गिराने की सोची है। हाथ जोड़ता हूँ, बाहर निकाल दो मुझे। चंद्रकांत वहाँ खड़े सबसे हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगता है, पर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। रात तक वो वहीं रहता है। सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई मुझे भोजन तो दे दो। भूख से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। अरे चंद्रकांत जी को तो भूख लग गई है। ठीक है चंद्रकांत जी, ये लीजिए, इन 10 रुपए से आप भोजन खरीद लीजिए। इन 10 रुपए का मैं क्या करूँ? हाँ, इस गड्ढे में कौन खाना बेचता है? कोई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। सुना मालिक को भूख लगी है, सब 1-1 रुपया लाकर इन्हें दे दो। ये पैसे खा लेंगे और इनकी भूख शांत हो जाएगी। इन पैसों का मैं क्या करूँगा? कम से कम कोई पानी ही दे दो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पैसों से ही मतलब है। इन पैसों से आपको जो चाहिए वो खरीद लो। ये लीजिए, ये 10 रुपए और रख लीजिए और जो चाहिए ले लीजिए। चंद्रकांत जो भी पूछता है गांव वाले उसे पैसे ही देते हैं। इस तरह एक दिन बीत जाता है। इन पैसों का मैं क्या करूँगा? कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा, और कुछ देर यहाँ रहा तो कहीं मैं मर ना जाऊँ। अब पता चला ना आपको, कुछ चीजें ऐसी है जो पैसों से नहीं खरीदी जाती। इन पैसों के लिए ना आपने बेचारे गांव वालों से बेरहमी से जमीन छीन ली और उनसे अधिक ब्याज भी वसूला। अब इस गड्ढे में इतना पैसा है, पर ये आपके किसी काम का नहीं है, समझे आप? ये बस आप अपने ही पापों की सजा भुगत रहे हैं। बाप रे, मुझे समझ आ गया है। आप सबकी जमीन वापस कर दूंगा, और तो और
तुम्हारे पिताजी को भी जेल से बाहर निकलवा दूंगा। आज जोड़ता हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। पहले मुंशी जी से कह के जिनकी जमीन है उनको वापस करवा दो। अन्याय पूर्वक उनसे जो ब्याज वसूला वो भी उन्हें वापस दिलवा दो अभी के अभी। मुंशी जी का कोई काम नहीं, मैं कागजात वापस कर दूंगा, मेरा विश्वास करो। जब चंद्रकांत को एहसास हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो उसने हड़पी जमीन सबको वापस कर दी। जबरदस्ती वसूला ब्याज भी वापस कर दिया। शिव के पिता को जेल से रिहा करवाया और शिव के इस योजना से गांव में खुशियों की बारिश हो गई।